दरबार में आया अंधा फकीर और बीरबल की चतुराई। दिल्ली का लाल किला उस दिन बेहद चमकदार लग रहा था। सुबह सुबह की धूप महल की संगमरमर की दीवारों से टकराकर हीरे सी चमक बिखेर रही थी। बगीचों में गुलाब और चमेली की खुशबू फैली हुई थी और फव्वारों की ठंडी बौछार से माहौल तरोताजा हो रहा था। दरबार लग चुका था। अकबर अपने स्वर्ण जड़ित सिंहासन पर बैठे थे। दरबारियों की कतार लगी थी। कवि, गायक, मंत्री और व्यापारी सब मौजूद थे। अचानक एक नौकर अंदर आया और बोला, जहां पनाह, बाहर एक अंधा फकीर खड़ा है। वो कहता है कि उसके पास बादशाह के लिए एक अनोखा संदेश है। दरबारियों में खुसर पुसर शुरू हो गई। अकबर ने तुरंत हुक्म दिया, उसे अंदर लाओ, देखता हूं इस अंधे फकीर में क्या खास है। दरवाजा खुला। एक दुबला पतला, लंबी दाढ़ी वाला, हाथ में लकड़ी की लाठी लिए अंधा फकीर अंदर आया। उसने जोर से सलाम किया और बोला, जहां पनाह, मैं आपकी शान में हाजिर हुआ हूं। मैं देख नहीं सकता, लेकिन सुन और महसूस बहुत अच्छे से करता हूं। मैं आपको एक गुप्त बात बताने आया हूं, पर बदले में मुझे आपकी शाही दौलत का सबसे अनमोल तोहफा चाहिए। अकबर चौंक गए। उन्होंने पूछा, कौन सी बात और कौन सा तोहफा चाहिए तुम्हें? फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, नहीं जमीन। मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपने दरबार का सबसे बुद्धिमान रत्न दे दे, जो आपकी दौलत से भी अनमोल है। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। ये फकीर चाहता क्या है? फकीर बोला, मैं एक पहेली पूछूंगा, जो उसका सही जवाब देगा वही असली रत्न है। अगर दरबार में कोई जवाब नहीं दे पाया तो मुझे आपकी तिजोरी से आधा खजाना इनाम में चाहिए। दरबारी बुदबुदाने लगे, ये तो बहुत बड़ा जोखिम है। अकबर ने गर्व से कहा, ठीक है, पूछ अपनी पहेली। हमारा दरबार मूर्खों से नहीं, बुद्धिमानों से भरा है। फकीर ने धीमे स्वर में कहा, मेरी पहेली यह है, दुनिया की सबसे बड़ी अंधेरी चीज कौन सी है, जो सबसे उजाले में भी मिटती नहीं? पूरा दरबार चुप हो गया। एक दरबारी बोला, जहां पनाह, सबसे बड़ा अंधेरा रात है। फकीर हंस पड़ा, गलत, रात तो सूरज निकलते ही मिट जाती है। दूसरा बोला, अंधापन ही सबसे बड़ा अंधेरा है। फकीर ने सिर हिलाया, नहीं, आंखें न होने पर भी इंसान ज्ञान पा सकता है। तीसरा बोला, मृत्यु सबसे बड़ा अंधेरा है। फकीर ने कहा, मृत्यु तो जीवन का एक पड़ाव है, पर अंधेरा नहीं। अकबर बेचैन होने लगे। दरबारियों की बुद्धि जवाब दे चुकी थी। सभी की निगाहें अब बीरबल पर टिक गई। बीरबल उठे, मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इस फकीर की पहेली का उत्तर है अज्ञान, इग्नोरेंस। अज्ञान ही वो सबसे बड़ा अंधेरा है, जो सूरज की रोशनी में भी बना रहता है। आंखें खुली हो, दिन का उजाला हो, लेकिन अगर मन में ज्ञान ना हो तो इंसान हमेशा अंधेरे में ही भटकता रहता है। दरबार में वाह वाह की आवाज गूंज उठी। फकीर ने ताली बजाई और कहा, सही कहा, यही असली उत्तर था। दरबार का असली रत्न यही बीरबल है। अकबर खुश हो गए और बोले, फकीर, तुमने सही कहा, बीरबल सचमुच मेरे दरबार का रत्न है। फकीर मुस्कुराया और बोला, जहां पनाह, असल में मैं कोई आम फकीर नहीं हूं। मैं तो एक साधु हूं, जिसने सुना था कि अकबर के दरबार में बीरबल नाम का एक रत्न है। मैं खुद देखना चाहता था कि ये कितना अनमोल है। आज मुझे यकीन हो गया। ये कहकर फकीर ने अपना अंधा होने का नाटक छोड़ दिया और अपनी आंखें खोल दी। सभी दरबारी दंग रह गए। अकबर हंसते हुए बोले, तो ये सब हमारी परीक्षा थी? फकीर, तुम्हारी चालाकी भी कमाल की थी, पर हमें गर्व है कि हमारे पास बीरबल जैसा मंत्री है, जो हर अंधेरे में रोशनी ढूंढ लेता है। बीरबल ने झुककर सलाम किया और बोला, जहां पनाह, यही सच्चाई है कि सबसे बड़ी संपत्ति सोना चांदी नहीं, बल्कि ज्ञान है। अगर ज्ञान है तो हर अंधेरा मिट सकता है। मोरल, सीख एक, असली अंधेरा अज्ञान है। आंखों से न देख पाना अंधेरा नहीं,
बल्कि समझ न होना सबसे बड़ा अंधकार है। 2, ज्ञान ही सबसे बड़ी संपत्ति है। सोना चांदी न भी हो, लेकिन अगर ज्ञान है तो जीवन कभी अधूरा नहीं। 3, बुद्धिमत्ता ही असली रत्न है। असली दौलत वही है जो हर अंधेरे को रोशनी में बदल दे। व्यापारी और 3 बटुए, बीरबल का अनोखा राज। दिल्ली का लाल किला उस दिन हमेशा की तरह जगमगा रहा था। सूरज की सुनहरी किरणें किले की ऊंची दीवारों पर पड़कर सोने जैसा आभा बिखेर रही थी। फव्वारों की बूंदें हवा में मोतियों की तरह चमक रही थी। दरबार लगा था। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। दरबारियों के बीच कानाफूसी हो रही थी, क्योंकि आज एक अजीब मामला सुनवाई के लिए आने वाला था। नौकर ने घोषणा की, जहां पनाह, बाहर एक व्यापारी खड़ा है। वो कहता है कि उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और केवल आप ही न्याय दे सकते हैं। अकबर ने कहा, उसे अंदर बुलाओ। दरवाजे से एक मोटा ताजा रेशमी कपड़े पहने व्यापारी अंदर आया। उसके चेहरे पर चिंता और पसीना दोनों थे। वो झुककर सलाम करता हुआ बोला, जहां पनाह, मैं बनारस का व्यापारी हूं। मेरे पास 3 बटुए थे जिनमें बहुत कीमती सामान और पैसे थे, पर रास्ते में वे तीनों बटुए खो गए। अब 3 लोग अलग अलग दावा कर रहे हैं कि बटुए उनके हैं। कृपया आप ही न्याय कीजिए। अकबर ने चौंक कर कहा, 3 बटुए और 3 लोग? तो हर कोई कह रहा है कि उसका बटुआ है। व्यापारी ने कहा, जी हुजूर, सबूत किसी के पास नहीं है, पर हर कोई जोर दे रहा है। अकबर ने दरबार में आदेश दिया कि वे तीनों लोग भी अंदर बुलाए जाएं। दरवाजे से 3 लोग अंदर आए। एक पहला आदमी एक चालाक सा लग रहा था। उसके कपड़े चमकदार थे, पर आंखों में चालाकी थी। 2, दूसरा गरीब सा लग रहा था। मैले कुचैले कपड़े, चेहरे पर ईमानदारी की झलक। 3, तीसरा आदमी पढ़ा लिखा पंडित जैसा दिख रहा था। हाथ में एक पोथी और चेहरे पर गंभीरता। तीनों ने अकबर को सलाम किया और एक साथ बोले, जहां पनाह, बटुए हमारे हैं। दरबार में हंगामा हो गया। सभी लोग एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। अकबर ने गुस्से में कहा, चुप रहो, अब इस मामले का हल केवल बीरबल करेगा। बीरबल मुस्कुराते हुए आगे बढ़े और बोले, जहां पनाह, 3 बटुए, 3 दावेदार और कोई सबूत नहीं। इस मामले का हल सीधा नहीं है, पर मैं अपनी बुद्धि से सच्चाई का पता लगाऊंगा। मुझे 1 दिन का समय दीजिए। अकबर ने इजाजत दी। बीरबल ने तीनों बटुए अपने हाथ में लिए। पहला बटुआ चमड़े का था, भारी और सोने चांदी के सिक्कों से भरा हुआ। दूसरा बटुआ कपड़े का था, उसमें कुछ हीरे मोती और चिट्ठियां थी। तीसरा बटुआ पुराना और फटा सा था, उसमें कुछ सिक्के और एक छोटी सी लकड़ी की मूर्ति थी। बीरबल ने सोचा, हर बटुए की अलग पहचान है, मालिक की पहचान उसके सामान से ही सामने आएगी। बीरबल ने पहले चालाक आदमी से पूछा, तुम्हारा बटुआ कौन सा है? उसने तुरंत कहा, जहां पनाह, चमड़े वाला बटुआ मेरा है, इसमें सोने चांदी है। मैं व्यापारी हूं और व्यापारी के पास यही होना चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराकर पूछा, अगर ये तुम्हारा है तो इसमें कितने सिक्के हैं? आदमी घबराकर बोला, काफी होंगे, मैं गिनता तो नहीं। बीरबल ने बटुआ खोल कर गिना, उसमें बिल्कुल 100 सिक्के थे। बीरबल ने कहा, व्यापारी अगर अपना बटुआ रखेगा तो सिक्कों की गिनती जरूर याद रखेगा। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, इसका मतलब ये तुम्हारा नहीं। दरबार में लोग हंसने लगे। फिर बीरबल ने एक गरीब आदमी से पूछा, तुम्हारा बटुआ कौन सा है? वो बोला, हुजूर, कपड़े वाला बटुआ मेरा है, उसमें मेरी मेहनत की कमाई और मेरी मां की यादें हैं। बीरबल ने पूछा, उसमें क्या क्या है, बता सकते हो? गरीब आदमी बोला, जी, उसमें हीरे मोती कम है, पर एक चिट्ठी है जो मेरी मां ने दी थी। उस चिट्ठी पर उनका हाथ का लिखा आशीर्वाद है। बीरबल ने बटुआ खोला और सचमुच उसमें वही चिट्ठी थी। दरबारियों ने ताली बजाई।
अब बीरबल ने पंडित से पूछा, तुम्हारा बटुआ कौन सा है? पंडित बोला, मेरा पुराना फटा बटुआ है, उसमें मेरी छोटी मूर्ति है, मैं रोज पूजा करता हूं। बीरबल ने बटुआ खोला और देखा कि सचमुच मूर्ति वही थी। पर बीरबल अभी चुप थे। बीरबल ने चालाक आदमी को फिर बुलाया और कहा, अगर ये बटुआ तुम्हारा नहीं है तो बताओ, तुम्हें किस बटुए की सबसे ज्यादा चाहे? वो लालच से बोला, चमड़े वाला ही चाहिए, क्योंकि उसमें सोना चांदी है। बीरबल हंसे और बोले, यही तुम्हारा लालच है, तुमने झूठ बोला। असली मालिक वही होता है जो अपने सामान को पहचानता है, न कि सोने चांदी के पीछे भागता है। बीरबल ने अब तीनों बटुए दरबार में रखे और बोला, मैं इन्हें जलाने जा रहा हूं। जो असली मालिक होगा वही चीख कर इन्हें बचाने दौड़ेगा। जैसे ही उन्होंने मशाल उठाई, गरीब आदमी दौड़कर कपड़े का बटुआ पकड़ लिया, पंडित दौड़कर पुराना बटुआ पकड़ लिया, पर चालाक आदमी हड़बड़ाकर दोनों बटुए पकड़ने की कोशिश करने लगा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यही असली राज है। असली मालिक अपने ही सामान की रक्षा करता है। ये चालाक आदमी तो बस लालच में है। अकबर खड़े हुए और बोले, गरीब आदमी और पंडित को उनके बटुए लौटा दिए जाए। व्यापारी को भी उसका असली चमड़े का बटुआ वापस मिले। और ये चालाक आदमी, इसे दरबार से बाहर करो और जुर्माने के रूप में 50 कोड़े लगाओ, क्योंकि इसने लालच में आकर झूठ बोला और सबका समय बर्बाद किया। मोरल, सीख, 1, ईमानदारी की पहचान सबूत से नहीं, कर्म से होती है। 2, लालच इंसान को सच से दूर कर देता है। 3, असली मालिक वही है जो अपने सामान को दिल से पहचानता हो। 4, न्याय केवल कागज देखकर नहीं, बल्कि बुद्धि और परीक्षा से होता है। 5, बीरबल की चतुराई सिखाती है कि सच चाहे कितना भी छुपे, बाहर आ ही जाता है। दरबार में आया नकली जासूस। दिल्ली के शाही किले में उस दिन सुबह से ही हलचल मची थी। बादशाह अकबर का मूड कुछ अलग ही था। वे दरबार में आते ही जोर से बोले, मित्रों, हमारे साम्राज्य की सबसे बड़ी ताकत हमारी सेना ही नहीं, बल्कि हमारी जानकारी है। जो राज्य खबरें पहले जान लेता है वही जीतता है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि अब से हर राज्य से जासूसों की नियुक्ति की जाएगी। दरबारियों ने ताली बजाई, मगर तभी अकबर ने आगे कहा, लेकिन खबर आई है कि हमारे बीच कोई नकली जासूस घुस आया है जो दुश्मनों को खबरें बेचता है। पूरा दरबार सन्न रह गया। दरबार में एक आदमी लाया गया, लंबा कद, घनी दाढ़ी, आंखों में चालाकी और हाथ में पुरानी पोटली। वो सलाम करके बोला, जहांपनाह, मैं ही आपका असली जासूस हूं। आपके सिवा मैं किसी का गुलाम नहीं। पर दरबार में कुछ गद्दार हैं जो मुझे झूठा कहेंगे। अकबर उलझ गए, तो असली कौन है और नकली कौन, ये कैसे पहचाना जाए? सभी दरबारी सोच में पड़ गए। तभी अकबर की नजर बीरबल पर पड़ी। बीरबल, तुम्हें मौका दिया जाता है। इस नकली जासूस को पकड़कर सच सामने लाओ। अगर तुम सफल हुए तो इनाम मिलेगा, वरना तुम्हारी कुर्सी भी खतरे में है। बीरबल मुस्कुराया, जहांपनाह, खेल दिलचस्प है, मुझे बस 3 दिन का वक्त चाहिए। बीरबल ने सबसे पहले उस नकली जासूस का सामना किया। जनाब, आप कहते हैं कि आप असली हैं। अच्छा बताइए, जासूस को सबसे ज्यादा क्या चाहिए? जासूस बोला, सोना चाहिए, क्योंकि सोना ही जान बचा सकता है। बीरबल हंस दिया, नहीं, जासूस को चाहिए दिमाग और भरोसा। सोना तो बाद में मिलता है। उसने फिर दरबारियों से कहा, मैं इस आदमी की असलियत 3 तरीके से परखूंगा। 1, उसकी भूख की परीक्षा। 2, उसकी नींद की परीक्षा। 3, उसकी लोभ की परीक्षा। पहली रात बीरबल ने उस जासूस को गुप्त कक्ष में रखा। उसे रोटी और पानी दिया गया, लेकिन रोटी में उसने हल्की सी कड़वाहट, नीम की पत्तियां मिलवाई थी। जासूस ने रोटी मुंह में डाली और तुरंत थूक दिया, ये क्या है? ये तो जहरीली है, मैं ऐसा खाना नहीं खाऊंगा।
बीरबल ने सोचा, असली जासूस मुश्किल हालात में भी खाना खा लेता है, क्योंकि जहर परखना उसकी आदत होती है। ये तो तुरंत डर गया। दूसरी रात बीरबल ने उसे ऐसे कमरे में सुलाया जहां छत पर छोटे छोटे छेद से आवाज आती थी, जैसे कोई उसकी बातें सुन रहा हो। जासूस करवटें बदलता रहा, बड़बड़ाता रहा, मुझे बचा लो, कोई मुझे देख रहा है। वो रात भर नहीं सो सका। बीरबल मुस्कुराया। असली जासूस पर निगाहें हर समय रहती हैं, लेकिन वो घबराता नहीं। ये तो नकली निकला। तीसरे दिन बीरबल ने दरबार में उस जासूस को बुलवाया और कहा, अगर तुम असली हो तो मैं तुम्हें अभी 500 सोने के सिक्के देता हूं। बस हमारे राज्य का राज किसी को मत बताना। जासूस की आंखें चमक उठी। उसने तुरंत सिक्के लेने के लिए हाथ बढ़ा दिया। बीरबल ने जोर से ताली बजाई। सिपाही आ गए। जहां पनाह, यही असली नकली जासूस है। असली जासूस भरोसे को सोने से कभी नहीं तोलता। ये लालच में फंस गया। सिपाहियों ने जब उसकी पोटली खोली तो उसमें दुश्मन राज्य के नक्शे, गुप्त पत्र और अकबर के दरबार की खबरें मिली। अकबर हैरान रह गए। बीरबल, तुम्हारी परीक्षा वाकई कमाल की थी। तुमने न सिर्फ नकली जासूस पकड़ा, बल्कि हमें दुश्मनों की चाल का पता भी चल गया। दरबारियों ने जोरदार तालियां बजाई। अकबर ने बीरबल से पूछा, मगर बीरबल, तुमने 3 परीक्षाएं ही क्यों रखी? बीरबल मुस्कुराया। जहां पनाह, हर इंसान की पहचान 3 चीजों से होती है। 1, उसकी भूख बताती है कि वो मुश्किल में कितना टिकता है। 2, उसकी नींद बताती है कि उसका ज़मीर कितना साफ है। 3, और उसका लोभ बताता है कि वो भरोसे लायक है या नहीं। अकबर ने तुरंत ऐलान किया, आज से बीरबल न केवल हमारे मंत्री हैं, बल्कि राज्य के सबसे बड़े संरक्षक भी हैं। नैतिक शिक्षा, मोरल, असली इंसान कभी भूख, डर या लालच के सामने अपने कर्तव्य से नहीं डिगता। नकली चाहे कितना भी चालाक क्यों न हो, सच्चाई के सामने उसका भेद खुल ही जाता है। जीवन में भरोसा सबसे बड़ा धन है, जिसे सोने चांदी से नहीं खरीदा जा सकता। बीरबल और चालाक सुनार की कहानी। दिल्ली का शाही किला उस दिन असाधारण रौनक से भरा हुआ था। महल के प्रांगण में रंग बिरंगे झंडे लहरा रहे थे। सैनिकों की चौकसी और दरबारियों की हलचल देखने लायक थी। सुबह की धूप जड़ी हुई दीवारों और संगमरमर के फर्श पर पड़कर चमक रही थी। बादशाह अकबर अपने सोने जड़े सिंहासन पर बैठे थे। चारों ओर राज दरबारी, कवि, कलाकार और व्यापारी अपनी अपनी जगह सज धज कर मौजूद थे। लेकिन उस दिन की सबसे खास बात यह थी कि दरबार में राजधानी का सबसे प्रसिद्ध सुनार बुलाया गया था। वो सुनार अपने काम के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी चालाकियों के लिए भी मशहूर था। बाहर लोग कहते थे कि उसके गहनों में चमक तो बहुत होती है, लेकिन उनमें मिलावट भी कम नहीं होती। फिर भी अकबर तक कोई ठोस सबूत कभी पहुंच नहीं पाया। दरबार का दरवाजा खुला और सुनार अंदर आया। उसने सिर झुकाकर सलाम किया। उसके कपड़े रेशम के थे। हाथ में सोने का बना हुआ एक छोटा संदूक था। अकबर ने कहा, सुनार, हमने सुना है कि तुम इस राज्य के सबसे कुशल कारीगर हो। क्या यह सच है? सुनार ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मेरी कला की मिसाल पूरी दिल्ली देती है। मेरे हाथों के गहनों को पहनकर रानियां और बेग में खुद को चांद सूरज से भी ज्यादा चमकदार मानती है। दरबार में ताली बजी, लेकिन बीरबल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसे लग रहा था कि यह सुनार केवल शब्दों से खेल रहा है। सुनार ने संदूक खोला और उसमें से एक सुंदर हार निकाला। वो हार देखने में तो बिल्कुल सोने का लग रहा था, लेकिन बीरबल की पैनी नजर ने महसूस किया कि इसमें कुछ गड़बड़ है। अकबर ने हार उठाकर कहा, वाह, क्या खूबसूरत गहना है, लेकिन यह तो बहुत भारी लग रहा है। सुनार ने झट से कहा, हुजूर, यह शुद्ध सोने का बना हुआ है, इसमें कोई मिलावट नहीं। बीरबल ने धीरे से अकबर के कान में कहा, जहां पनाह, मुझे इजाजत दीजिए, मैं इस हार की सच्चाई जांचना चाहता हूं।
अकबर ने इशारा किया, ठीक है बीरबल, देखो इसमें क्या राज है। बीरबल ने दरबारियों से कहा, इस हार की असली कीमत पता करने के लिए हमें इसे परखना होगा, लेकिन मेरी परख थोड़ी अलग होगी। उसने आदेश दिया कि दरबार में एक तोला सोना लाया जाए। जब सोना आया तो बीरबल ने कहा, यह रहा शुद्ध सोना। अब हम देखेंगे कि इस हार में और शुद्ध सोने में कितना फर्क है। सुनार थोड़ा घबरा गया। उसने कहा, दरबारी साहिब, यह तो मेरा अपमान है, आप मेरी कला पर शक कर रहे हैं। बीरबल हंसते हुए बोला, नहीं नहीं, यह अपमान नहीं, बल्कि तुम्हारे हुनर की असली परीक्षा है। बीरबल ने शाही जौहरी को बुलाया। उसने दोनों धातुओं की तुलना की। देखते ही उसने कहा, जहांपनाह, इस हार में तांबे और पीतल की मिलावट है, यह पूरा सोना नहीं है। पूरा दरबार दंग रह गया। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या तुम हमें धोखा देने आए थे? अकबर गरजे। सुनार ने घबराकर कहा, जहांपनाह, मैंने तो बस थोड़ी सी मिलावट की थी, ताकि हार हल्का हो और आसानी से पहना जा सके। इसमें मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, सुनार की जुबान देखिए, यह झूठ भी सोने जैसा चमका रहा है, लेकिन असलियत तो यही है कि यह चालाक है। अगर यह आम जनता को ऐसे ही धोखा देता रहा तो लोग बर्बाद हो जाएंगे। अकबर ने गुस्से में कहा, तो बताओ बीरबल, इसे क्या सजा दी जाए? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, अगर आप चाहें तो मैं इसे एक ऐसी सजा दूंगा जिससे ये दोबारा किसी को धोखा देने की हिम्मत नहीं करेगा। अकबर ने इजाजत दी। बीरबल ने कहा, सुनार, अब तुम्हें हर हफ्ते जनता के बीच बैठकर मुफ्त में गहनों की जांच करनी होगी। लोग अपने गहने लेकर आएंगे और तुम बताओगे कि उसमें मिलावट है या नहीं। अगर किसी गहने में मिलावट पाई गई तो तुम्हें वही गहना जनता को वापस खरीद कर देना होगा। सुनार के होश उड़ गए, लेकिन अकबर हंस पड़े और बोले, वाह बीरबल, यह सजा तो सचमुच सुनहरी है। अब यह सुनार अपनी चालाकी से कमाई नहीं कर पाएगा। कुछ ही दिनों में सुनार की चालाकी सबके सामने आ गई। लोग अपने पुराने गहने लेकर आते और उसकी पोल खोलते। धीरे धीरे उसकी दुकान पर लोग कम होने लगे। फिर एक दिन वो खुद बीरबल के पास आया और बोला, हुजूर, अब मैं सुधर गया हूं। अब मैं कभी किसी को धोखा नहीं दूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। बीरबल ने हंसते हुए कहा, याद रखो, सोने की असली चमक उसकी शुद्धता में है, न कि उसकी दिखावट में। अगर तुम ईमानदारी से काम करोगे तो तुम्हारे गहनों की चमक हमेशा कायम रहेगी। नैतिक शिक्षा, मोरल, ईमानदारी सबसे बड़ा गहना है। छल और धोखा भले ही कुछ समय तक चमकते रहें, लेकिन सच्चाई सामने आते ही उनकी कीमत गिर जाती है। बुद्धिमानी से दी गई सजा इंसान को सही राह पर ला सकती है। खोया हुआ तारा और जादूगरनी का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और रहस्यमयी जंगल था, जिसके बीचों बीच एक छोटा चमकता हुआ गांव बसा था। इस गांव का नाम रत्नागिरी था, क्योंकि यहां की जमीन से कभी कभी छोटे छोटे चमकते पत्थर मिलते थे, जैसे कि धरती के आंसू। इस गांव में एक युवा लड़की रहती थी, जिसका नाम आराध्या था। आराध्या सिर्फ 18 साल की थी, लेकिन उसकी आंखें इतनी गहरी और समझदार थी कि लगता था जैसे उसने सदियों का ज्ञान समेट रखा हो। वो अक्सर रात को अपने घर के आंगन में बैठकर तारों को निहारा करती थी। उसे लगता था जैसे हर तारा एक कहानी कहता है और वो उन कहानियों को सुनना चाहती थी। एक रात जब आसमान बिल्कुल साफ था और तारे मोतियों की तरह चमक रहे थे, आराध्या ने देखा कि सबसे चमकीला तारा, जिसे गांव वाले ध्रुव तारा कहते थे, अपनी जगह पर नहीं था। उसकी जगह एक खालीपन था। आराध्या को लगा जैसे उसने कोई सपना देखा हो, लेकिन जब उसने अपनी आंखें मली और फिर से देखा तो ध्रुव तारा वाकई गायब था। गांव में ध्रुव तारे को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता था और उसके गायब होने से आराध्या के दिल में एक अजीब सी बेचैनी हुई।
अगले दिन सुबह आराध्या ने यह बात अपनी दादी को बताई, जो गांव की सबसे बुजुर्ग और समझदार महिला थी। दादी ने आराध्या की बात ध्यान से सुनी और उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। उन्होंने कहा, बेटी, ये कोई साधारण बात नहीं है। ध्रुव तारे का गायब होना एक अपशकुन है। हमारे पुरखों की कहानियों में लिखा है कि जब जब ध्रुव तारा अपनी जगह छोड़ता है तो जंगल की जादूगरनी मायावी का कहर टूटता है। आराध्या ने मायावी जादूगरनी के बारे में कई कहानियां सुनी थी। कहा जाता था कि वो जंगल के सबसे गहरे हिस्से में रहती है, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती है। वो बहुत शक्तिशाली और रहस्यमयी थी और उसके बारे में लोग अच्छी बातें कम और डरावनी बातें ज्यादा करते थे। लेकिन आराध्या का मन नहीं माना। वो ध्रुव तारे को वापस लाना चाहती थी, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। दादी ने आराध्या को चेतावनी दी, तुम उस जादूगरनी के पास जाने की मत सोचना बेटी, वो बहुत खतरनाक है। लेकिन आराध्या ने अपनी दादी की बात नहीं मानी। उसके अंदर एक अजीब सी हिम्मत जाग उठी थी। उसने अपनी पोटली में कुछ खाने का सामान, एक मशाल और अपने पूर्वजों द्वारा दी गई एक छोटी सी चांदी की ताबीज रखी और जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल में घना अंधेरा था और पेड़ इतने ऊंचे थे कि सूरज की रोशनी नीचे तक नहीं पहुंच पा रही थी। रास्ते में उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई दी, कभी पत्तियों की सरसराहट, कभी किसी जानवर की पुकार और कभी हवा की सीटी जैसी आवाज। आराध्या डर रही थी, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। वो जानती थी कि उसे ध्रुव तारे को वापस लाना ही होगा। कई घंटों तक चलने के बाद आराध्या एक ऐसी जगह पहुंची जहां पेड़ और भी घने हो गए थे और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। अचानक उसे दूर एक चमक दिखाई दी। वो उस चमक की ओर बढ़ी और एक गुफा के मुहाने पर पहुंची। गुफा के अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। आराध्या ने अपनी मशाल जलाई और सावधानी से गुफा के अंदर गई। गुफा के अंदर एक बड़ी सी जगह थी जहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके बाल सफेद थे और उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थी। वो मायावी जादूगरनी थी। उसके चारों ओर जड़ी बूटियां, अजीब अजीब पत्थर और पुरानी किताबें बिखरी पड़ी थी। जादूगरनी ने आराध्या को देखा और उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। तो आखिरकार तुम आ ही गई, रत्नागिरी की छोटी सी बहादुर लड़की। जादूगरनी ने एक गहरी आवाज में कहा, मैं जानती थी कि तुम आओगी। आराध्या थोड़ी सहमी हुई थी, लेकिन उसने हिम्मत करके पूछा, आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? जादूगरनी ने हंसते हुए कहा, मैं सब जानती हूं। मैं जानती हूं कि तुम ध्रुव तारे को वापस लेने आई हो। आराध्या ने सिर हिलाया, हां, मैं उसे वापस लेने आई हूं। कृपया उसे वापस कर दीजिए, उसके बिना हमारा गांव मुसीबत में है। जादूगरनी ने एक गहरी सांस ली और कहा, ध्रुव तारा मैंने नहीं चुराया है, वो अपनी मर्जी से गया है। आराध्या को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। अपनी मर्जी से? लेकिन क्यों? जादूगरनी ने बताया, ध्रुव तारा अपनी चमक खो रहा था। वो उदास था क्योंकि इंसान अब तारों की कहानियां सुनना भूल गए हैं। वे अब धरती पर ही खो गए हैं और आसमान की तरफ देखना छोड़ दिया है। ध्रुव तारा चाहता था कि कोई उसे वापस बुलाए, कोई उसकी चमक को फिर से जगाए। तो मैं क्या कर सकती हूं? आराध्या ने पूछा। जादूगरनी ने आराध्या को एक छोटी सी शीशी दी जिसमें एक चमकता हुआ तरल पदार्थ था। ये ज्योति अमृत है, इसे ध्रुव तारे पर छिड़कना होगा, लेकिन इसे इस्तेमाल करने से पहले तुम्हें एक परीक्षा पास करनी होगी। कैसी परीक्षा? आराध्या ने पूछा। जादूगरनी ने कहा, तुम्हें सबसे पहले एक ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहां सबसे ज्यादा उदासी और अंधेरा हो। उस जगह पर जाकर तुम्हें अपने दिल से एक ऐसी कहानी सुनानी होगी जो खोई हुई उम्मीद को जगा सके। आराध्या को जादूगरनी की बात समझ में आ गई। उसने जादूगरनी को धन्यवाद कहा और शीशी लेकर गुफा से बाहर निकली। वो जानती थी
कि उसे कहाँ जाना है। वो वापस गांव की ओर नहीं लौटी, बल्कि जंगल के उस सबसे सूने हिस्से की ओर बढ़ी जहां एक पुराना सूखा हुआ पेड़ था। गांव वाले कहते थे कि वो पेड़ इसलिए सूख गया था क्योंकि उसके आसपास कभी खुशी नहीं आई। आराध्या उस सूखे पेड़ के पास पहुंची। वहां वाकई बहुत उदासी थी। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने दिल से एक कहानी सुनानी शुरू की। उसने एक ऐसे छोटे पक्षी की कहानी सुनाई जो अपने झुंड से बिछड़ गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अकेले ही अपना रास्ता बनाया और अंत में एक नया घर पाया जहां उसे और भी ज्यादा प्यार मिला। आराध्या ने पूरी लगन और भावना के साथ कहानी सुनाई। जैसे ही उसकी कहानी खत्म हुई, एक चमत्कार हुआ। सूखे पेड़ में अचानक हरे पत्ते फूटने लगे और उस पेड़ से एक हल्की सुनहरी रोशनी निकलने लगी। आराध्या ने देखा कि उस पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर ध्रुव तारा चमक रहा था, लेकिन उसकी चमक बहुत कम थी। आराध्या ने तुरंत ज्योति अमृत की शीशी खोली और उसे ध्रुव तारे पर छिड़क दिया। जैसे ही अमृत की बूंदें ध्रुव तारे पर गिरी, वो पहले से भी ज्यादा चमकने लगा। उसकी चमक इतनी तेज थी कि पूरे जंगल में रोशनी फैल गई। ध्रुव तारा अब वापस अपनी जगह पर जाने के लिए तैयार था। ध्रुव तारे ने आराध्या को धन्यवाद कहा और धीरे धीरे आसमान में ऊपर चढ़ना शुरू किया, जब तक कि वो अपनी पुरानी जगह पर वापस नहीं पहुंच गया। आराध्या वापस गांव लौटी। जब उसने गांव वालों को यह कहानी सुनाई तो सब हैरान रह गए। उस रात पूरे रत्नागिरी गांव में उत्सव मनाया गया। ध्रुव तारा वापस आ गया था और अब वो पहले से ज्यादा चमक रहा था। जादूगरनी मायावी ने दूर से ये सब देखा और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उसे पता था कि इंसानियत में अभी भी उम्मीद बाकी है और कहानियों में वो शक्ति है जो खोई हुई रोशनी को वापस ला सकती है। आराध्या ने न केवल ध्रुव तारे को वापस लाया, बल्कि उसने गांव वालों को यह भी सिखाया कि हर चीज की अपनी एक कहानी होती है और हमें उन कहानियों को सुनना कभी नहीं भूलना चाहिए। अकबर की सबसे कठिन पहेली, बीरबल का मजेदार हल। दिल्ली का किला मुबारक सुबह की सुनहरी धूप से जगमगा रहा था। शाही बगीचे में कोयल की मधुर आवाज गूंज रही थी और महल के बाहर खड़े पहरेदार अपनी तलवारें थामे अनुशासन में खड़े थे। उस दिन बादशाह अकबर का मूड कुछ अलग ही था। वो अपने सिंहासन पर बैठे बैठे दरबारियों को एक एक कर देख रहे थे, जैसे किसी खास मौके की तैयारी हो। आज दरबार में कुछ बड़ा होने वाला है। दरबारी आपस में कानाफूसी कर रहे थे। सभी को लगता था कि बादशाह कोई अजीब आदेश देने वाले हैं। थोड़ी देर बाद अकबर ने गहरी आवाज में कहा, दरबारियों, आज मैं आप सबके सामने एक ऐसी पहेली रखने जा रहा हूं जिसका जवाब देना आसान नहीं होगा। जिसने इसका हल निकाला उसे मैं इनाम दूंगा और जो न निकाल पाए वो दरबार से बिना बोले बाहर चला जाएगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी की आंखें अकबर की ओर टिक गई। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी पहेली यह है, ऐसी कौन सी चीज है जो बिना पैरों के चलती है, बिना मुंह के बोलती है और जिसे कोई रोक नहीं सकता। पहेली सुनकर पूरा दरबार सोच में पड़ गया। कोई कहता बादशाह सलामत, शायद वो परछाई होगी। कोई बोला नहीं हुजूर, ये तो हवा है। तीसरा दरबारी बोला, मेरा मानना है कि ये नदी है। अकबर हर जवाब पर मुस्कुराते लेकिन कहते गलत, ये मेरा जवाब नहीं है। धीरे धीरे दरबारियों का आत्मविश्वास टूटने लगा। किसी के पास सही उत्तर नहीं था। सबकी निगाहें अब एक ही व्यक्ति पर थी, बीरबल। अकबर ने हंसते हुए कहा, क्या हुआ बीरबल, आज तुम्हारी बुद्धि भी जवाब दे गई या तुम भी दरबार छोड़कर चले जाओगे? बीरबल ने झुककर सलाम किया और मजाकिया लहजे में बोला, जहांपनाह, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इस पहेली का उत्तर तो दूंगा ही, साथ में एक छोटा सा नाटक भी करके दिखाऊंगा ताकि सभी दरबारी समझ जाए। अकबर मुस्कुरा पड़े। ठीक है बीरबल, हमें इंतजार रहेगा तुम्हारे नाटक का। बीरबल ने तुरंत अपने कुछ साथियों को बुलाया।
उसने दरबारियों से कहा कि सब ध्यान से देखें। उसने एक दरबारी को आगे बुलाकर कहा, तुम समय का अभिनय करो, बस चलते रहो बिना रुके। दूसरे दरबारी को बोला, तुम बातों का अभिनय करो, तुम बिना रुके बोलते रहो। तीसरे से कहा, तुम भाग्य का अभिनय करो, कोई चाहे तुम्हें पकड़े रोक नहीं सकता। फिर बीरबल ने सबको मिलाकर एक छोटा सा दृश्य दिखाया। समय लगातार चलता रहा, बातें बिना मुंह के भी गूंजती रहीं। भाग्य किसी के हाथ में नहीं आया। सभी दरबारी हंसी से लोटपोट हो गए और तालियां बजाने लगे। बीरबल ने गंभीर होकर कहा, जहांपना, आपकी पहेली का उत्तर समय है। समय बिना पैरों के चलता है, समय बिना मुंह के बोलता है, क्योंकि हर इंसान को उसकी हालत बता देता है और समय को कोई भी रोक नहीं सकता, चाहे राजा हो या भिखारी। पूरा दरबार वाह वाह कर उठा। अकबर भी हंसते हुए बोले, बीरबल, एक बार फिर तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। आज से ये पहेली अकबर की सबसे कठिन पहेली नहीं, बल्कि बीरबल का सबसे मजेदार हल कहलाएगी। बीरबल को सोने के सिक्कों से नवाजा गया। दरबारी उसकी चतुराई की तारीफ करते रहे और अकबर ने भी मन ही मन सोचा, सचमुच अगर बीरबल न होता तो मेरी पहेलियों का मजा अधूरा रह जाता। बीरबल और धोखे की 3 परतें। सूरज की पहली किरणें महल के संगमरमर पर सोने की तरह फैल रही थी। शाही बगीचे के फव्वारे कलकल कर रहे थे और पत्तियों पर जमी ओस के मोतियों ने हवा में झिलमिलाकर एक सपना सा नजारा बना रखा था। आज दरबार कुछ अलग सा था। अकबर के चेहरे पर हल्की चिंता थी और बीरबल को भी किसी बात की टहनी सी खिंच गई थी। अकबर उठकर बगीचे की ओर आया। वहां तालाब के पास कुछ लोग इकट्ठा थे। एक बूढ़ा सफेद दाढ़ी वाला दरबारी कुछ कहकर सुनाने की कोशिश कर रहा था और लोग बेचैनी से उसके चारों ओर जमा थे। जब अकबर पास पहुंचा तो वह दरबारी बोला, जहांपना, आज मैं एक ऐसा मामले लेकर आया हूं जो आपकी बुद्धि और न्याय को आजमाएगा। 3 लोग आए हैं, तीनों ने 3-3 आरोप लगाए हैं और तीनों के पास 3-3 सबूत हैं, पर हर सबूत एक सा दिखता है। वो सच्चा भी हो सकता है और नकली भी। मुझे नहीं पता किस पर भरोसा करूं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लाओ इन्हें मेरे सामने। 3 लोग सामने आए। पहला था एक व्यापारी, चालाक तनिक पर साधारण कपड़ों में। दूसरा एक साधु जिसे लोग पवित्र मानते थे। तीसरा एक नौजवान सैनिक जिसकी आंखों में सच्चाई चमक रही थी। वे तीनों एक ही चीज के लिए लड़ रहे थे, एक पुराना टजाना डिब्बा जिस पर कला की महीन नक्काशी थी और जो किसी महान सेनापति का प्रतीत होता था। 3 वाद। व्यापारी कहता है कि यह बक्सा उसका वंशानुगत है, उसे उसके पूर्वज ने दिया था। साधु दावा करता है कि बक्सा मंदिर का धरोहर है और वर्षों से वहां रखा था। सैनिक कहता है कि यह बक्सा उसी युद्ध में मिला था जहां उसके पूर्वज शहीद हुए थे, इसलिए यह सेना का अधिकार है। तीनों पुरजोर दलीलें दे रहे थे, पर दस्तावेज, निशान और मुहरे तीनों के तर्कों को समर्थन करती दिख रही थी। अकबर ने दरबारियों से कहा कि वे ये मामला सुलझाए, पर सभी सहमति से चुप थे। आखिरकार निगाहें बीरबल पर टिकी। बीरबल ने अपना पारंपरिक मुस्कान भरा चेहरा दिखाया और बोला, जहांपना, मैं इस केस को जांच करूंगा, पर मेरी जांच थोड़ी अलग तरह की होगी। मैंने निर्णय लिया है कि आज मैं ये पता लगाऊंगा कि सच की परतें कितनी गहरी हो सकती है। बीरबल ने तीनों पक्षों से कहा कि वे बक्सा अगले 3 दिनों तक मेरे पास छोड़ दे। उसने आदेश दिया कि बक्से को खुला न रखा जाए, पर रात्रि के समय वो चुपके से बक्से के चारों ओर जाकर उसने 5 छोटे छोटे संकेत लगाए। मोमबत्ती के कुछ धुएं की परतें, कुछ मिट्टी की छोटी छोटी गेंदियां और एक सूती धागा। बीरबल का मकसद था कि कोई भी रात में बक्से के पास आया तो वे संकेत बदलेंगे और असली मालवाहक का व्यवहार उजागर होगा। पहली रात किसी ने बक्से के पास रहस्यमयी तरीके से पहुंचकर मोमबत्ती के धुएं वाले हिस्से को फूंक दिया।
पर मिट्टी की गेंदियां वहीं सी रही। दूसरी रात किसी ने धागा खींचा पर मिट्टी के गोले छुए नहीं गए। तीसरी रात एक शोर हुआ और एक छाया भागते हुए दिखाई दी, पर वो इतना कुशल था कि उसने निशान बदल दिए। बीरबल ने इन छोटे छोटे घटनाओं का विश्लेषण किया। उसने देखा कि छाया में एक छोटा सा लाल धागा अटका हुआ था और उसी लाल धागे की गांठ में एक छोटे अक्षर म का निशान था। बीरबल ने मुस्कुराया। ये चिन्ह किसी खास कारीगर का है। बीरबल ने कहा कि वो तीनों के साथ सार्वजनिक जांच करेगा, पर इस प्रकार कि कोई अपमानित न हो। दरबार के जौहरी, जो कि अकबर ने भेजे थे, ने बक्से की नक्काशी, धातु और मुहर की जांच की। उन्होंने पाया कि जो मुहर सबसे चमकदार लग रही थी उसमें हल्का सा काटछांट था। कुछ जगहों पर मुहर का पैटर्न असमान था। जौहरी ने कहा, हुजूर, ये असली मुहर नहीं है बल्कि नकल की जाती है। ये बात सुनकर व्यापारी का चेहरा थोड़ा सा सिकुड़ गया, पर उसने कह दिया, नकल? ये तो मेरे पूर्वजों का निशान है। साधु शांत रहे, पर उनकी आंखों में एक हल्की चमक उभरती दिखी। सैनिक के हाथ थोड़ा कंपक पा गए और बीरबल ने फिर से मुस्कुराकर कहा, देखिए, जिस तरह धुएं में खेल हुआ उसी तरह मुहरों के खेल में भी सच्चाई छिपी रहती है, पर असली पहचान तो किसी और जगह छुपी है, एक सूक्ष्म संकेत में। बीरबल ने जौहरी को कहा कि मुहरों की ऊपरी परत को हल्के रसायन से साफ करो, और जैसे ही उन्होंने साफ किया, एक छोटा सा उकेरा हुआ अक्षर और दिखा। यह अक्षर र था। अब हमारे पास दो निशान थे, म और र। बीरबल ने इन दो अक्षरों को जोड़कर सोचने लगा। जांच आगे बढ़ी। गांव के एक बूढ़े शिल्पी ने बताया कि कई साल पहले उस इलाके के एक प्रमुख कलेक्टर की हत्या हुई थी और उसी समय उस कलेक्टर के घर से कई खजाने चोरी हुए थे। वो शिल्पी याद करके बोला, उस हत्या में एक संदिग्ध मिला था जिसका नाम मरहम था, जो अक्सर रात में गायब हो जाया करता था। बीरबल ने तुरंत ध्यान दिया कि हमारे निशानों की आवाज में वही म और र दोहरे रूप में चमक रहे थे। बीरबल ने फैसला लिया कि अब वो सीधे गांव की तहखानों और उन पुराने कस्बों की ओर जाएगा जहां से ये बक्सा निकला हो सकता है। उसने कई गुप्त पूछताछें करवाई और पाया कि एक पुराने भंडारघर के पीछे एक छोटा सा कमरा है जो वर्षों से बंद पड़ा था। वहां के लकड़ी के दरवाजे में वही लाल डोरी बंधी मिली जिस तरह बक्से के पास मिली थी। बीरबल ने उस दरवाजे पर दस्तक दी और भीतर से एक बूढ़ा आदमी निकला जिसकी आंखों में डर और पछतावा दोनों झलक रहे थे। वो आदमी बक्से के पुराने माल का संरक्षक निकला, पर उसने बताया कि वर्षों पहले उसे मजबूरी में किसी ने बक्सा सौंपा था और कहा था कि यह सुरक्षित रखा जाए। उसने नाम बताने से मना कर दिया, पर कहा कि जो उसे सौंपने आया था उसका नाम मरहम जैसा ही था और वो अक्सर रात में आता था। बीरबल ने अब तीनों वादियों के जीवन पर ध्यान देना शुरू किया, व्यापारी, साधु और सैनिक। उसने गुप्त रूप से जानकारी इकट्ठी की और पाया कि व्यापारी ने हाल ही में अचानक संपत्ति खरीदी थी। साधु का एक आश्रम शहर के कांकड़ छोड़ियों को मदद देता था और सैनिक के दस्तावेज में एक पुराना प्रमाण था जो बताता था कि उसके पूर्वज ने युद्ध में बहादुरी दिखाई थी, पर वहां कुछ धब्बे भी थे। उस युद्ध में एक कलेक्टर का निधन हुआ था। बीरबल ने एक रात वहां छुपकर देखा कि व्यापारी अक्सर रात में उन पुराने कलेक्टरों के घरों के पास जाता है, पर वो सिर्फ वहां नहीं जाता, वो वहां कुछ चुपचाप छोड़ता भी था। साधु ने गांव में कई बार दान दिए, पर कुछ छोटे छोटे सामान गुप्त रूप से एक जगह इकट्ठा करते पाए गए। सैनिक की वर्दी में एक पुराना छीन सा मिला जिसमें वही मिट्टी थी जो बक्से के पास मिली थी। बीरबल की समझ में यह बात आई, लोग दिखाते कुछ है और करते कुछ और। तीनों के पास सच के टुकड़े थे, पर पूरे सच के 3 परतें थी और किसी एक परत के आधार पर निर्णय लेना न्याय नहीं होगा। बीरबल ने अब दरबार में एक सार्वजनिक सभा बुलाई, पर सभागृह में उसने केवल एक छोटी सी बाल्टी रखी
और हर किसी को वहां एक एक चीज डालने को कहा। उस वक्त तक वो वस्तुएं सांप्रदायिक हो या निजी, सबको वही डालना था। उसने कहा, जो कुछ भी तुम्हारे पास इस मामले का संदिग्ध है उसे यहां डालो। जो सच में मासूम है वो खुलकर रखेगा, जो छुपाना चाहेगा वो खुद ही प्रकट हो जाएगा। लोग अचंभित हुए, पर कई लोग डर के मारे आगे बढ़े और छोटी छोटी चीजें डालने लगे। व्यापारी ने डरते डरते एक पुरानी चाबी फेंकी। साधु ने एक मेहंदी का छोटा पोटली रखा। सैनिक ने अपनी पुरानी एक पट्टी रखी। कुछ लोगों ने भीड़ भाड़ में गुप्त रूप से छोटे पर्चे छुपाकर रखे। बीरबल ने देखा कि जो चीजें डाली जा रही थी उनमें से कुछ ने आपस में मेल खाया। चाबी उसी छिद्र में फिट हो सकती थी जहां लाल धागा देखा गया था। मेहंदी वाली पोटली में वही मिट्टी थी जो बक्से के पास मिली, और सैनिक की पट्टी पर वही मुहर की नकल जैसी कच्छान थी जो जौहरी ने नोट की थी। अब बीरबल ने सबूतों का संयोजन करके परत दर परत सच को उजागर किया। उसने कहा, इस केस का सत्य असली नहीं, परत बदपरत है। किसी ने बाजार में जाकर नकली मुहर बनवाई और उसे बक्से पर लगाकर असल शिल्पी को बदनाम करने की साजिश रची। किसी ने लाल धागा और मिट्टी का निशान यहां वहां रखकर बक्से के असली इतिहास को छुपाया। जांच के दौरान एक गुप्त पर्चा मिला जिसमें उन दिनों के कुछ नाम लिखे थे और एक नाम बार बार उभर कर आया, रमेश। वही रमेश था जिसने कई साल पहले कलेक्टर की हत्या के समय इलाके से भागने की कोशिश की थी। रमेश की बेटी, जो अब एक बूढ़ी औरत थी, सामने आई और रोती हुई बताई कि उसका पिता गलत तरीके से फंसाया गया था और उसके पास सबूत है कि असली अपराधी वही व्यापारी था जो अब बक्सा मांग रहा था। बीरबल ने सबूत बुनने शुरू किए और पाया कि व्यापारी ने एक नकली अदालत की फाइलें बनाई थी और कुछ दरबारियों को रिश्वत देकर असली मामले को धुंधला कर दिया था। साधु, जो मंदिर का संरक्षक था, उसने उन कागजों को चुपचाप जमा किया था, पर वो सार्वजनिक विवाद नहीं चाहता था क्योंकि वो मानता था कि सामाजिक अशांति से ज्यादा नुकसान है। सैनिक का परिवार वाकई भी युद्ध में लड़ा था और उसने बक्से के हिस्सों को सुरक्षित रखा था, पर वो बेवजह इस विवाद का हिस्सा बन गया क्योंकि व्यापारी ने उसकी पराकाष्ठा का फायदा उठाया। अकबर ने जब ये सब सुना तो उसका चेहरा अंगार की तरह गर्म था। उसने आदेश दिया कि व्यापारी को पकड़कर पेश किया जाए, पर व्यापारी ने अपनी पूरी चतुराई दिखाई और दावा किया कि सबूत नकली है। बीरबल ने धीरज रखा। उसने कहा कि सजा तभी होगी जब सभी साक्ष्य सार्वजनिक रूप से परखे जाए, पर शांति बनी रहे। अंततः बीरबल ने सभी साक्ष्यों को जोड़कर न्याय का निर्णय दिया। व्यापारी को दोषी करार दिया गया और उसे अपने कपट के कारण दंडित किया गया। उसे अपने धन का एक बड़ा हिस्सा नुकसानग्रस्त परिवारों में बांटना पड़ा और उसे सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा किया गया। साधु को प्रोत्साहन मिला कि वो आंतरिक रूप से उन दस्तावेजों का सही प्रयोग करे और सैनिक का परिवार सम्मान और मुआवजा मिला। सबसे महत्वपूर्ण बात, बक्सा जो असल में एक ऐतिहासिक दस्तावेज और गांव के विवादित निर्णयों का संग्रह था, उसे जनता के भरोसे और न्याय की प्रक्रिया से जोड़ा गया ताकि पुराने अन्यायों का निवारण हो सके। अकबर ने बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित किया कि सत्य कोई एक परत नहीं होती, वो कई परतों में बंटा होता है। हमें हर परत को हटाकर धैर्य और सूझबूझ से काम लेना चाहिए। बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, कभी कभी असली अपराधी वही नहीं जो दिखता है, पर सच की परतें हमेशा खुलती हैं। बस जरूरी है कि हम आंखें खोल कर देखें, कान खोल कर सुने और हौसला रखकर सही करें। मोरल 1, सत्य कभी कभी परतों में छिपा होता है। एक ही घटना के कई पहलू हो सकते हैं। सही प्रमाण पर निर्णय लेना न्याय नहीं होता। 2, धैर्य, निरीक्षण और संयम, ये तीनों बुद्धिमत्ता की कुंजी है। तेजी से निष्कर्ष पर पहुंचना अक्सर भ्रम पैदा करता है। सही तरीका है, देखो, समझो, परखो, फिर निर्णय लो। 3, दिखावा
और असलियत में फर्क पहचानना सीखो। नकली चमक असली सच्चाई को ढक सकती है, पर आखिर में सच्चाई सामने आ ही जाती है। 4, न्याय का मतलब केवल सजा नहीं, सुधार भी है। दोषी को दंड देना जरूरी है, पर समुदाय की भलाई और पुराने अन्यायों का सुधार और भी जरूरी है। 5, सच्ची चतुराई दूसरों को बड़ा करे, खुद को छोटा नहीं। बुद्धिमत्ता का असली उपयोग समाज की भलाई के लिए होना चाहिए, न कि स्वार्थ के लिए। झूठ का कारखाना। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया। उसने दावा किया कि वह एक ऐसा झूठ का कारखाना चलाता है जहां दुनिया के सबसे बड़े और सबसे रंगीन झूठ बनाए जाते हैं। अकबर को यह सुनकर बहुत अजीब लगा। उन्होंने व्यापारी से कहा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? झूठ को कैसे बनाया जा सकता है? व्यापारी मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, मेरे कारखाने में हर तरह के झूठ बनते हैं। मीठे झूठ, कड़वे झूठ, काम निकालने वाले झूठ और लोगों को खुश करने वाले झूठ। मैं चुनौती देता हूं कि अगर मेरा झूठ बीरबल भी पकड़ ले तो मैं अपना कारखाना बंद कर दूंगा और सारा धन राजकोष में दान कर दूंगा। बीरबल वहां बैठे थे, उन्हें यह चुनौती पसंद आई। अकबर ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारी परीक्षा लेंगे। बीरबल, तुम इस व्यापारी के झूठ को बेनकाब करो। बीरबल ने व्यापारी से कहा, बताओ, तुम्हारे कारखाने का सबसे बड़ा झूठ क्या है? व्यापारी ने अपनी मूंछों पर ताव दिया और बोला, सबसे बड़ा झूठ यह है कि मेरे कारखाने में एक ऐसी मशीन है जो पत्थर को सोना बना देती है, और एक ऐसी नदी है जिसमें बहता हुआ पानी अमृत में बदल जाता है। बीरबल मुस्कुराए और कहा, बहुत खूब, अब एक ऐसा झूठ बताओ जो सभी दरबारियों को खुश कर दे। व्यापारी ने तुरंत कहा, जहांपनाह, मेरे कारखाने में एक ऐसी भट्टी है जो हर साल दरबारियों को दोगुना वेतन देती है, और एक ऐसी तिजोरी है जिसमें से धन कभी खत्म नहीं होता। यह सुनकर सभी दरबारी खुश हो गए और जोर से हंसने लगे। बीरबल समझ गए कि व्यापारी केवल बातों के जाल बुन रहा है। उन्होंने व्यापारी से कहा, तुम्हारे झूठ बहुत मीठे हैं, लेकिन क्या तुम एक ऐसा झूठ बना सकते हो जो मुझे भी मान लेना पड़े? व्यापारी ने सोचा और कहा, महाराज, आज सुबह मैं आपके महल के बगीचे में टहल रहा था। मैंने देखा कि आपके माली ने आपकी सबसे पसंदीदा गुलाब की झाड़ी से सारे फूल तोड़ लिए और उन्हें एक गधे को खिला दिया। यह सुनकर अकबर को गुस्सा आ गया। क्या? ऐसा नहीं हो सकता, मेरा माली ऐसा कभी नहीं करेगा। बीरबल ने अकबर को शांत किया और व्यापारी से कहा, यह एक अच्छा झूठ है, लेकिन तुमने इसे साबित कैसे करोगे? व्यापारी बोला, मुझे क्या साबित करना है? आप तो मेरे झूठ का कारखाना देखने आए थे। बीरबल बोले, ठीक है, तुम्हारी बात मान ली जाती है कि तुम झूठ गढ़ने में माहिर हो, लेकिन अब मैं तुम्हें एक ऐसा झूठ बताता हूं जो तुम कभी नहीं बना पाओगे। मेरे कारखाने में एक ऐसी मशीन है जो हर उस व्यक्ति को सोने के सिक्के देती है जो अपना काम ईमानदारी से करता है, और एक ऐसी नदी है जिसमें बहता हुआ पानी हर प्यासे की प्यास बुझाता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। व्यापारी चुप हो गया। उसने देखा कि बीरबल ने उसके काल्पनिक झूठों का जवाब सच्चाई और नैतिकता से दिया था। उसने समझ लिया कि बीरबल ने उसके खोखले दावों को कैसे बेनकाब किया। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, इस व्यापारी का झूठ का कारखाना केवल शब्दों का खेल है। सच्चा कारखाना तो वह है जहां अच्छे कर्म किए जाते हैं और जिनसे लोगों का भला होता है। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता से प्रसन्न हुए। उन्होंने व्यापारी को समझाया कि केवल कल्पना के पुल बनाने से कुछ नहीं होता, बल्कि कर्म करने से होता है। व्यापारी ने अपनी गलती मानी और वादा किया कि वो अब अच्छे और सच्चे काम करेगा। सीख, झूठ की इमारत कभी मजबूत नहीं होती और सत्य तथा ईमानदारी हमेशा विजयी होते हैं। कहानी 2, सबसे मुश्किल काम। एक बार बादशाह अकबर को यह जानने की उत्सुकता हुई कि दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है। उन्होंने दरबार में यह सवाल पूछा। एक दरबारी बोला, जहांपनाह, सबसे मुश्किल काम है पहाड़ खोदना
और उसमें से सोना निकालना। दूसरा बोला, नहीं, सबसे मुश्किल काम है जंगल के सारे जानवरों को एक जगह इकट्ठा करना और उन्हें अनुशासन में रखना। तीसरा बोला, सबसे मुश्किल काम है समुद्र को एक छोटे से घड़े में भरना। सभी दरबारी अपने अपने तर्क दे रहे थे, लेकिन कोई भी अकबर को संतुष्ट नहीं कर पा रहा था। अंत में अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम क्या सोचते हो? दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इन सब कामों से भी ज्यादा मुश्किल काम है किसी इंसान के अहंकार को नियंत्रित करना और उसे समझना। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सब हैरान थे कि बीरबल ने ऐसा जवाब क्यों दिया। बीरबल ने अपनी बात समझाते हुए कहा, जहांपनाह, आप पहाड़ खोदने के लिए मजदूर लगा सकते हैं, जंगल के जानवरों को प्रशिक्षण दे सकते हैं, और समुद्र को घड़े में भरने का ख्याल भले ही असंभव हो, लेकिन इन सब में बाहरी मेहनत लगती है। लेकिन एक इंसान के मन के अंदर के अहंकार को नियंत्रित करना सबसे मुश्किल है। अकबर ने पूछा, यह कैसे बीरबल? बीरबल ने कहा, एक अहंकारी व्यक्ति को समझाना लगभग असंभव है। उसे अपनी गलती का एहसास दिलाना, उसे दूसरों की बात सुनने के लिए राजी करना और उसे ये दिखाना कि वो गलत हो सकता है, ये सबसे बड़ी चुनौती है। अहंकार व्यक्ति को अंधा कर देता है और वो सच को भी झूठ मानने लगता है। अकबर सोचने लगे। उन्हें बीरबल की बात में दम लगा। उन्होंने याद किया कि कैसे कभी कभी उनके अपने दरबार में भी कुछ अहंकारी लोग होते थे जिन्हें समझाना बहुत मुश्किल होता था। बीरबल ने आगे कहा, अहंकारी व्यक्ति कभी सीख नहीं पाता क्योंकि उसे लगता है कि वो सब कुछ जानता है। वो दूसरों की सलाह को ठुकराता है और अपनी ही धुन में रहता है। ऐसे व्यक्ति को सही रास्ते पर लाना, उसे विनम्र बनाना और उसे ये एहसास दिलाना कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, सबसे मुश्किल काम है। अकबर ने अपनी सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल ने एक बहुत गहरी सच्चाई बताई थी। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमत्ता का प्रमाण दिया है। तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है। अकबर ने घोषणा की कि सबसे मुश्किल काम है किसी इंसान के अहंकार को नियंत्रित करना और उसे समझना। उन्होंने दरबारियों को भी समझाया कि उन्हें अपने अंदर के अहंकार को पहचानना चाहिए और उसे नियंत्रित करने की कोशिश करनी चाहिए। सीख, भौतिक कार्यों से भी ज्यादा कठिन है मानव मन के अंदर की बुराइयों, विशेषकर अहंकार को नियंत्रित करना। ज्ञान और विनम्रता से ही सच्चे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। जहांपनाह, बीरबल ने समझाते हुए कहा, मैंने इन मूर्ख चोरों से कहा था कि आप अपनी सबसे प्रिय दाढ़ियां उस कमरे में रखते हैं। मैंने इन 3 लोगों को चुना जिनकी दाढ़ियां इतनी अजीब है कि कोई भी उन्हें आसानी से पहचान सकता है। मेरी योजना थी कि जब ये चोर दाढ़ियां चुराने की कोशिश करेंगे तो वे इन बेचारों को ही उठा लेंगे और हम उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेंगे। दरबार में जोरदार हंसी गूंज उठी। अकबर भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए। उन्होंने चोरों की मूर्खता और बीरबल की चतुराई पर खूब ठहाके लगाए। लेकिन बीरबल, अकबर ने हंसी रोकते हुए कहा, इसका मेरी सबसे शानदार दाढ़ी से क्या संबंध है? बीरबल ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, क्या आपने इन 3 दाढ़ियों को ध्यान से देखा? एक दाढ़ी इतनी छोटी है कि लगता है कि ये है ही नहीं, दूसरी दाढ़ी बीच से गायब है और तीसरी दाढ़ी इतनी उलझी हुई है कि इसे ठीक करना असंभव है। बीरबल ने आगे कहा, अब अपनी दाढ़ी को देखिए। जहांपनाह, आपकी दाढ़ी इतनी घनी और व्यवस्थित है कि वह इन तीनों से कहीं बेहतर है। जब लोग इन अजीबोगरीब दाढ़ियों को देखेंगे और फिर आपकी दाढ़ी को देखेंगे तो उन्हें खुद ही लगेगा कि आपकी दाढ़ी ही दुनिया में सबसे शानदार है, क्योंकि तुलना करने पर आपकी दाढ़ी सबसे अच्छी दिखेगी। बीरबल ने आगे कहा, अक्सर किसी चीज को सबसे शानदार साबित करने के लिए हमें उसे सबसे बदतर चीजों के सामने रखना पड़ता है, तभी उसकी असली कीमत और सुंदरता चमक उठती है। अकबर ये सुनकर दंग रह गए। बीरबल की बात में गहरा अर्थ था।
उन्होंने समझा कि बीरबल ने उनकी दाढ़ी को सबसे शानदार बनाने के लिए किसी जादुई तेल या जड़ी बूटी का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि मानव स्वभाव की समझ का इस्तेमाल किया था। लोग अक्सर तुलना करके ही किसी चीज का मूल्य आंकते हैं। अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया। बीरबल, तुम सचमुच एक जीनियस हो। तुमने न केवल चोरों को पकड़ा, बल्कि मुझे यह भी सिखाया कि असली सुंदरता और श्रेष्ठता कैसे आंकी जाती है। तीनों मूर्ख चोरों को उनकी मूर्खता और चोरी की कोशिश के लिए हल्की सजा दी गई। उन्हें कड़ी मेहनत करने और ईमानदार जीवन जीने का वचन देने के बाद रिहा कर दिया गया। और उस दिन के बाद से बादशाह अकबर अपनी दाढ़ी पर और भी गर्व करने लगे। वे समझ गए कि किसी भी चीज की असली कीमत उसकी अपनी खूबियों में होती है, न कि केवल दूसरों के दिखावे में। और बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि एक बुद्धिमान दिमाग किसी भी मुश्किल को एक मजेदार खेल में बदल सकता है। इस कहानी का नैतिक संदेश ये है कि किसी भी चीज की असली कीमत या सुंदरता अक्सर तुलनात्मक होती है। कभी कभी हमें दूसरों की कमियों को देखकर अपनी खूबियों का एहसास होता है। इसके अलावा असली बुद्धिमत्ता केवल समस्याओं को हल करने में नहीं है, बल्कि मानव स्वभाव को समझने और उसे रचनात्मक तरीके से इस्तेमाल करने में भी है। बीरबल ने दुकानदार से कहा, दुकानदार, ये रेशम के थान जो रमेश ने तुम्हें बेचे थे, क्या तुम उन्हें अभी दिखा सकते हो? दुकानदार ने कुछ थान निकाले। बीरबल ने एक थान उठाया और उसे सूंघा। फिर उन्होंने पहले व्यापारी से कहा, तुम भी इन थानों को देखो और सूंघो। पहले व्यापारी ने थानों को सूंघा और उसके चेहरे पर एक अजीब सी पहचान का भाव आया। बीरबल ने रमेश से पूछा, रमेश, तुमने ये थान कितने समय से अपने पास रखे थे? रमेश ने कहा, मैंने उन्हें 1 महीने पहले खरीदा था। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जहां पना, मुझे मेरा जवाब मिल गया। दरबार वापस लौटकर बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पना, ये रेशम के थान उस पहले व्यापारी के ही हैं। सभी दरबारी हैरान थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने ये कैसे पता लगाया? बीरबल ने समझाया, जहां पना, पहला व्यापारी दूर देश से आया था। उसने बताया कि वह अपने रेशम के थानों को एक विशेष सुगंधित तेल से धोता था ताकि वे ताजा रहें और कीड़े न लगे। मैंने जब थानों को सूंघा तो मुझे उस तेल की हल्की सी खुशबू आई, जो कि भारत में आमतौर पर इस्तेमाल नहीं होती। रमेश ने कहा कि उसने थान 1 महीने पहले खरीदे थे, जबकि वो खुशबू अभी भी ताजी थी, जो ये दर्शाता है कि थान हाल ही में धोए गए थे। इसके अलावा जब मैंने पहले व्यापारी से थानों को सूंघने के लिए कहा तो उसकी आंखों में एक पहचान की चमक आई। ये एक ऐसा सबूत था जिसे रमेश चाहकर भी झुठला नहीं सकता था। रमेश का मुंह उतर गया। वो समझ गया कि वो पकड़ा गया है। उसने अपनी गलती मान ली और पहले व्यापारी को उसके सारे पैसे लौटा दिए। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की खूब सराहना की। बीरबल, तुम्हारे जैसा न्यायाधीश मिलना मुश्किल है। इस फैसले से दूर देश का व्यापारी बहुत खुश हुआ और उसने अकबर और बीरबल को धन्यवाद दिया। न्याय की जीत हुई और बीरबल की चतुराई एक बार फिर सब पर भारी पड़ी।